स्पेशल एडिशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। स्पेशल एडिशन में आज हम बात करेंगे कोरोना के खिलाफ जंग की। देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरी लहर सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। रोज 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। हाल ये है कि बेड फुल है, ऑक्सीजन का बेहद अभाव है। इस बीच द लॉसेंट में छपी एक स्टडी में किए गए दावे ने चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। स्टडी में दावा किया गया है कि ज्यादातर ट्रांसमिशन हवा के रास्ते हो रहा है। इसके अलावा नए वेरिएंट को लेकर भी चिंता है। इस बीच वैक्सीनेशन के प्रोडक्शन में कच्चे माल की कमी को लेकर भी दिक्कत आ रही है। 5 अप्रैल के बाद से वैक्सीनेशन भी कम हो गया है। हालांकि ऑक्सीजन की कमी और वैक्सीन के प्रोडक्शन को लेकर भी केंद्र सरकार नए सिरे से ठोस रणनीति बनाने में जुटी हुई है। सवाल अर्थव्यवस्था का भी है। कई राज्यों ने नाइट कर्फ्यू और आंशिक लॉकडाउन लगाए हैं। इससे भी अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है। एक सर्वे में इंडिया इंक ने ऐसे उपायों से बचने की सलाह दी है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने भी पीएम मोदी को खत लिखकर दूसरे उपाय करने का सुझाव दिया था, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन की आशंका बढ़ गई। इसी की आशंका से मजदूर भी पलायन करने लगे। हालांकि सरकार ने संकेत दिए हैं कि वो एक और राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है। जाहिर है अर्थव्यवस्था एक बार फिर से गहरे संकट में फंस सकती है। सवाल ये है कि आखिर कोरोना के खिलाफ जंग कैसे लड़ी जाए। प्रभावी रणनीति के लिए आखिर क्या कुछ उपाय किए जाए। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कैसे समन्वय हो। पलायन कर रहे मजदूरों की समस्या से कैसे निपटा जाए। अर्थव्यवस्था को कोरोना से आखिर कैसे बचाया जाए। जाहिर है चुनौती बड़ी है और संसाधन सीमित है। ऐसे में ठोस रणनीति की जरूरत है। करेंगे कोरोना के खिलाफ जंग की पूरी पड़ताल, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। बहरूपिया कोरोना से रहे सावधान। पल पल रूप बदल रहा है कोरोना। हवा के रास्ते पैर पसार रहा है दानव। शहरों पर लॉकडाउन का साया। अर्थव्यवस्था पर कोरोना की मार। तेज करो कोरोना के खिलाफ जंग। कोरोना के बढ़ते मामले बड़ी चुनौतियां बन रहे हैं। प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल द लॉन्सेट में छपी एक स्टडी में दावा किया गया है कि ज्यादातर ट्रांसमिशन हवा के रास्ते से हो रहा है। वहीं कोरोना वायरस संक्रमण के तमाम वेरिएंट्स को लेकर भी चिंता बढ़ी है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि आरटी-पीसीआर टेस्ट इनकी पहचान नहीं कर पाता। हालांकि केंद्र सरकार का दावा है कि आरटी-पीसीआर टेस्ट नए वेरिएंट का पता लगाने में सक्षम है। कई राज्य सलाह के बावजूद संक्रमित लोगों के क्लिनिकल डेटा के साथ जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए नमूने नहीं भेजते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों से सिस्टम भी लड़खड़ाता नजर आ रहा है। अधिकतर शहरों के अस्पतालों में बेड भरे हुए हैं। ऑक्सीजन की किल्लत बढ़ रही है। कई राज्यों ने केंद्र सरकार से ऑक्सीजन मुहैया कराने की मांग की थी। इसे देखते हुए मोदी सरकार ने 50,000 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन निर्यात करने की योजना बनाई गई। वहीं वैक्सीन का उत्पादन भी जरूरत के मुताबिक नहीं हो रहा है। कच्चे माल की आपूर्ति में कमी इसकी बड़ी वजह है। सीरम इंस्टीट्यूट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदार पूनावाला ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से अपील की है कि वो टीका उत्पादन में लगने वाले कच्चे माल की आपूर्ति पर नियंत्रण खत्म करें। डेमोक्रेटिक पार्टी के 10 सांसदों ने भी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बौद्धिक संपदा से जुड़े रुकावटें हटाने की मांग की है। एक तरफ कोरोना कहर ढा रहा है तो वहीं देश में वैक्सीनेशन भी घट गया है। कोविन पोर्टल के मुताबिक 5 अप्रैल को 4.5 मिलियन खुराक पर टीकाकरण हुआ, लेकिन उसके बाद से एक दिन में औसतन लगभग 3 मिलियन वैक्सीनेशन हुआ। हालांकि सरकार अब कोवैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने पर भी जोर दे रही है। कोवैक्सीन प्रोडक्शन को मौजूदा हर महीने 1 करोड़ डोज से बढ़ाकर सितंबर 2021 तक हर महीने 10 करोड़ डोज करेगी। वहीं कोरोना की मार से अर्थव्यवस्था को भी झटका लग सकता है। नाइट कर्फ्यू और आंशिक लॉकडाउन से व्यापारी वर्ग पहले से ही हलकान है। इंडिया इंक भी इसके खिलाफ है, लेकिन देश एक बार फिर लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। लॉकडाउन की आशंका से मजदूर पलायन कर रहे हैं। इससे इंडस्ट्रीज को एक बार फिर नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि कोरोना वायरस से बिगड़ते हालातों के बाद देश की अर्थव्यवस्था पर ज्यादा असर ना पड़े और इकोनॉमी की ट्रेन पटरी से ना उतरे, इसके लिए केंद्र सरकार एक और राहत पैकेज ला सकती है। अगर महामारी की दूसरी लहर गरीबों की रोजी रोटी को बाधित करती है तो केंद्र सरकार का दूसरा पैकेज उनको राहत देगा। पिछले साल 20 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज की घोषणा की गई थी। सवाल ये है कि कोरोना के खिलाफ जंग को कैसे धार दी जाए। क्या रणनीति बनाने की जरूरत है
वैक्सीनेशन अभियान को और कैसे सार्थक बनाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में आंशिक रूप से लॉकडाउन भी लगाना पड़ रहा है और कहीं पर आपको बता दें कि रविवार के दिन पूर्णतः लॉकडाउन की घोषणा भी कर दी गई है। जाहिर तौर पर सरकार की सामने एक चुनौती है कि कैसे बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोका जाए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ और भी कई चुनौतियां सरकार के सामने हैं कि अर्थव्यवस्था जो खराब हो रही है उसको कैसे पटरी पर लाया जाए। पहले ही अर्थव्यवस्था हिचकोले खा रही थी, लेकिन अब जो अर्थव्यवस्था है अगर एक बार फिर से लॉकडाउन लगता है तो किस तरह से खराब होगी और उसको बेहतर कैसे किया जाए, ये भी सरकार के सामने एक चुनौती होगी। फिलहाल चुनौती ये भी है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करते हुए वैक्सीन की आपूर्ति को कैसे पूरा किया जाए। इस पूरे विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। डॉक्टर सुनीला गर्ग जी हमारे साथ हैं, सलाहकार है ICMR की। प्रोफेसर सौरभ अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री हैं। साथ ही हमारे साथ प्रदीप गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं, ट्रेड एक्सपर्ट। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल एडिशन में। सबसे पहला सवाल मेरा यहाँ पर आपसे है डॉक्टर सुनीता गर्ग जी, किस तरह से देखते हैं अभी जो हालात हैं, तकरीबन 2.5 लाख केसेस रोजाना सामने आना, ये किस तरह से देखते हैं और कितनी बड़ी चुनौती, कितनी बड़ी समस्या आपको दिखाई देती है? डॉक्टर सुनीला। ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। क्या मेरी आवाज आप तक आ बिल्कुल रही है? आपकी आवाज मिल पा रही है मैम। हाँ जी जी पर इको कर रही है थोड़ी जी आवाज। जी इको कर रही, तो उसको थोड़ा सा कराएंगे तो बेटर रहेगा। जी, तो चलिए मैं टेक्निकल ये कहना फॉल्ट है, चाहूंगी- इसको दूर करने की हम कोशिश करते हैं। जी, तो मैं कहूंगी कि बेसिकली ये एक स्थिति जो है, एक हम स्थिति तक पहुंचे थे फरवरी में जहाँ पे हमारे नंबर ऑफ केसेस काफी कम हो गए थे और हमने ये भी देखा कि वैक्सीन भी आ गया। परंतु धीरे धीरे हमने देखा कि अप्रैल के महीने में हमारे केसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ गए। नंबर 2, हमारी शुरू में हेजिटेंसी थी, वैक्सीन हेजिटेंसी, वो धीरे धीरे ईगरनेस पे बदलने लगी। जी जी। तो एक तो हमारा जो रीजन था कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को ना फॉलो करना, और दूसरा हमारी बहुत चंक ऑफ पॉपुलेशन थी जो कि अनइन्फेक्टेड थी, की वजह से था। और तीसरा ये है कि हम जल्द से जल्द वैक्सीन, हमने शुरू में तो हम हेजिटेंट थे जैसे कि मैंने बताया, तो परंतु अब हमें हेजिटेंसी को दूर करके बहुत जल्दी ईगरनेस की तरफ बढ़ना पड़ेगा। हालांकि उसी हम देखते हैं कि वैक्सीन के उसमें चैलेंजेस आ रहे हैं, परंतु वैक्सीन की कमी नहीं है क्योंकि अंडर ब्रिज ट्रायल गवर्नमेंट ने बहुत सारे वैक्सीन को परमिशन दी है, तो हम जल्द से जल्द को वैक्सीन को कवर कर पाएंगे। बट मेरा लोगों से अनुरोध है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को हर हालत में फॉलो किया जाए। नंबर 2, हम हर स्थिति में वैक्सीन को लगाएं और अपने आप को सेफ रखें। बिल्कुल अपने आप को सेव करें, वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है। हालांकि जाहिर तौर पर सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है कि बढ़ते संक्रमण को रोका जा सके, लेकिन उसके अंदर लोगों की भी अहम भूमिका यहाँ पर दिखाई दे रही है। प्रदीप गुप्ता जी, जिस तरह से आंशिक रूप से लॉकडाउन लगाया गया है, सर सवाल इस बात को लेकर है, एज अ ट्रेड एक्सपर्ट, एज अ व्यापारी, आप किस तरह से इसे देखते हैं? क्या वाकई आपको लगता है कि इस तरह के कदम उठाकर सरकार बढ़ते संक्रमण को भी रोक सकती है और जो व्यापारियों को आगे दिक्कतें पूर्ण लॉकडाउन से आई थी वो भी नहीं होगी? इस कदम को कैसे देखते हैं आप? देखिए नेहा जी, पहले सरकार ने पूर्ण लॉकडाउन लगाया था 3 महीने के लिए, 70 दिन के लिए। सारा व्यापार खत्म हो गया था, यहाँ का भी, दिल्ली का भी और हमारे NCR का भी और महाराष्ट्र का भी, क्योंकि काफी लेबर बाहर से आती है, लेबर बाहर भाग गई थी। बिल्कुल। तो मेरा मानना ये है कि आज ऐसा सरकार कोई स्टेप ना ले। आज देखिए व्यापारियों पे कड़े से कड़े नियम हो गया। अगर कोई मास्क नहीं लगा रहे हैं तो हम लोग बहुत ध्यान रख रहे हैं। पूरे बाजारों में हम लोग कह रहे हैं कि बिना मास्क के किसी को सामान मत दो, दूरी का पालन करो, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करो। कहीं ना कहीं सरकार को इस दिशा में कड़े नियम जैसे योगी सरकार ने उठाए हैं कि भाई मास्क नहीं लगाओगे तो 1000 रुपये जुर्माना है, अगर दूसरी बार पकड़े जाओगे तो 10,000 रुपये जुर्माना। बहुत अच्छी बात है ये, सरकार कड़े नियम बना दे। लेकिन अगर लॉकडाउन को लंबे टाइम तक लगाएगी तो व्यापारी तो मर जाएगा, क्योंकि लेबर तो बाहर चली जाएगी, बिल्डर मर जाएंगे। अच्छा, हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक बिल्डर इंडस्ट्री से भी, लेकिन सर लेबर तो अभी भी भाग रही है। अभी भी जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है, चाहे हम मुंबई की बात करें या राजधानी दिल्ली की बात करें या फिर तमाम और बड़े महानगरों की बात करें, वहां से फिर लोग अपने गांव, अपने शहर वापस लौटना चाहते हैं। उनको फिर वही डर सता रहा है कि एक बार फिर से पहले की तरह लॉकडाउन ना लग जाए। तो ऐसे में अब किस तरह से आप व्यापार को इफेक्ट होते हुए देख रहे हैं? नेहा जी, सरकार को ना ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हम पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाएंगे किसी भी तरीके से। अगर पूर्ण लॉकडाउन लगने से ना लेबर में दहशत रहती है कि हम कैसे रोजी रोटी कमा पाएंगे, कैसे हम खा पाएंगे, कैसे। मतलब कहीं ना कहीं सरकार को शनिवार संडे तक का लॉकडाउन ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है कि वैसे भी 2 दिन का ऑफ रहता है ऑफिस वगैरह में, तो आज ही मैनेज कर सकता है।
लेकिन पूर्ण लॉकडाउन के हम बहुत ज्यादा खिलाफ है। पूर्ण लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, टाइमिंग कम कर दो, डिस्टेंस का पालन करो, क्योंकि ये कोरोना ऐसा हो गया है कि लगता नहीं कि अभी चला जाएगा, साल भर भी रहे, 1 साल और रहे, हम कैसे काम कर पाएंगे? व्यापार खत्म हो गया तो क्या बिल्कुल, रहेगा? लगातार तो पहले कैसे भी होगी? डॉक्टरों की तरफ से कहा जा रहा था कि अब कोरोना के साथ जीने की आदत हमें डाल लेनी चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मेरा प्रोफेसर सौरभ अग्रवाल जी आपसे है कि जिस बात का जिक्र अभी प्रदीप गुप्ता जी कर रहे थे कि देखिए लेबर अगर चली जाएगी तो कामकाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी, कारखाने बंद हो जाएगी और इस तरह की दिक्कतें हमने पहले भी झेली है। लेकिन एक बार फिर से जब मजदूर वापस आया बड़े महानगरों की तरफ तो एक बार फिर से हमने देखा कि जो अर्थव्यवस्था थी वो किस तरह से पटरी पर आना शुरू हो गई थी। लेकिन फिर हालात उस तरह हो गए हैं जैसे कि हमने पहले देखे, या ये कहा जा सकता है कि उससे भी ज्यादा खराब। ऐसे में जो कदम सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि अर्थव्यवस्था के नजरिए से बहुत ज्यादा खराब है या आने वाले वक्त में और ज्यादा हालात खराब हो सकते हैं? हाँ, ये बड़ी अच्छी आपने सवाल पूछा। इसमें ये बात समझने की है कि जैसे जर्मनी में तीसरी वेव आ गई है, हमारे देश में भी दूसरी वेव आई है, इसके बाद हो सकता है तीसरी वेव आएगी। और हमें और देशों से समझना होगा कि कैसे व्यापार और काम बिना बंद किए हम अपना काम भी चलाएं। आज को न्यूज की बात बताएं, चाइना इस क्वार्टर में 18% ग्रो किया है। वो भी वही सिचुएशन में है जिस सिचुएशन में हम हैं। हमारे केस में क्या हुआ कि हमने सोचा ये चला गया और हम बिल्कुल नॉर्मल हो गए, मास्क भी लगाना छोड़ दिया, सैनिटाइजेशन भी छोड़ दिया, फेस शील्ड भी लगाना छोड़ दिया। तो जो एक तरह से हम नॉर्मल होते जा रहे थे, ऑफिस में भी सबने कह दिया आप आइए ऑफिस ज्वाइन करिए। यूनिवर्सिटीज खुलने लगी थी, IIT रुड़की खुल गई, उन्होंने बुलाना शुरू कर दिया फेज वाइज में। लेकिन हमें ये समझना होगा कि हम कैसे करें काम, और इसमें हमें एक जो हमारी सरकार कर भी रही है मल्टी स्ट्रेटेजी, कि एक ही स्ट्रेटेजी जो हमने पिछले मार्च में लगाई थी कि सारा देश लॉकडाउन हो जाएगा, ये ना फॉलो करके जैसे यूपी में क्या किया, जो 10 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर 2000 से ज्यादा केसेस है, वहाँ संडे को लॉकडाउन रहेगा। दिल्ली ने क्या किया, 2 दिन का लॉकडाउन दे दिया। मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा मैसेज जा रहा है लोगों में कि या तो आप ठीक तरह से निर्देशों का पालन करिए या हमें लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। तो अब मेरे हिसाब से सरकार ने तो लगभग 28 लाख करोड़ का पैकेज पिछले 1 साल में दे चुकी है, और मेरे हिसाब से किसी भी सरकार में इतनी क्षमता नहीं होती कि वो सारे 140 करोड़ लोगों का पेट भर दे, या उनको दवाइयां दे दे, या उनके लिए हॉस्पिटल रख दे, या उनके लिए ऑक्सीजन अरेंज कर दे। ठीक है। तो हमें अपने आप ही नियंत्रण रखना होगा। और क्या दूसरी बात, जो ग्रोथ चाइना में आई है वो मैन्युफैक्चरिंग से आई है और रिटेल से आई है। तो अगर हमें हमारी अर्थव्यवस्था को भी संभाल के रखना है तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग की जगह है सर्विसेज सेक्टर। तो हमें ये देखना होगा कि हमारा सर्विसेज सेक्टर किसी भी तरह से ऐसा ना हो कि काम की पटरी से हटे। ठीक है, दूसरा ठीक है। प्रोफेसर सौरभ अग्रवाल जी, आप सीधे से ये कह रहे हैं कि देखिए लॉकडाउन एकमात्र इसका तरीका नहीं है कि आप कोरोना को कंट्रोल कर लें और अर्थव्यवस्था इससे खराब हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर सुनीला गर्ग जी, मेरा आपसे सीधा सा सवाल ये है कि अब अर्थशास्त्री तो ये कह रहे हैं कि एकमात्र तरीका ये सही नहीं है कि आप लॉकडाउन लगा दीजिए, फिर लेकिन कैसे कोरोना को कंट्रोल करें? लोग मान नहीं रहे, बिना मास्क के घर से बाहर निकल रहे हैं, वैक्सीन लग अभी नहीं पा रही है, 45 साल से ऊपर लोगों को वैक्सीन लग रही है। कई जगह हमने ये भी देखा कि शटर पूरी तरह से डाउन हो गया, जहां पर केंद्र बनाए गए थे वहां पर वैक्सीन खत्म हो गई है। लोग ये कह रहे हैं कि वैक्सीन नहीं है, अब क्या किया जाए? लेकिन ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है, लॉकडाउन लगाना सही नहीं है, लोग मानेंगे नहीं, मास्क पहनेंगे नहीं, नियमों को फॉलो नहीं करेंगे, तो कैसे कोरोना को कंट्रोल किया जाएगा? मैम, स्ट्रेटेजी को अपनाना पड़ेगा। यानी कि जैसे कि आप देखेंगे कि आपके बहुत सारे माइग्रेंट्स हैं वो जा रहे हैं अपनी अपनी जगह में, तो बिजनेस को अफेक्ट पड़ेगा। परंतु यहाँ पे हमारे एम्प्लॉयर्स की भी जिम्मेवारी पड़ती है कि ये लॉकडाउन केवल वीकेंड के लिए है और आप प्रॉपर्ली कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें, नंबर 1। नंबर 2, क्या हम उनसे पूछते हैं कि आपने वैक्सीनेशन लगवाया कि नहीं लगवाया? अभी 45 साल से ऊपर की बारी है, यदि हम इस वैक्सीनेशन को अभी
18 साल की उम्र के लिए खोल देते हैं, तो क्या होगा कि आपका जो बीच वाला पॉपुलेशन है 45 साल से लेके ऊपर वाला, वो छूट जाएगा। और वो ऐसा है जिसमें इन्फेक्शन भी बहुत सीवियर होती है और डेथ भी बहुत सीवियर होती है। तो यहाँ पे जो है हमें, और मैं भी देखती हूँ कि जैसे हमारे यहाँ पे 6 बूथ बने हुए हैं, तो एक 45 साल वाला जो है वो अपने साथ में 60 साल वाले को लेके आता है। तो इस तरह से हम वैक्सीनेशन को कवर कर पा रहे हैं। अगर आपका 18 साल पे हमने छोड़ दिया तो आपका मेजर चेक जो बीच वाला छूट जाएगा, तो इस तरह से हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन डॉक्टर सुनीला गर्ग जी, क्या आप मानते हैं कि पहले कुछ ऐसे डिसीजन ले लिए गए सरकार की तरफ से जो कि अब कहीं ना कहीं भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? पहले हमने सोचा कि कोरोना वैक्सीन बहुत ज्यादा मात्रा में हम उसका उत्पादन करेंगे और उसके साथ ही हम बाहर भी देशों को भेज देंगे, अपने पड़ोसी देशों की भी मदद करेंगे, लेकिन उसके साथ हमने देखा कि इसका नतीजा क्या हुआ कि अपने ही देश में ये वैक्सीन जो है वो खत्म हो गई। मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं मानती हूँ, क्योंकि हमारा देश एक कोवैक्स था और आज ही हम वैक्सीन नहीं एक्सपोर्ट कर रहे। हमारा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो बच्चों का है वो हमारा 80 से चल रहा है और लगभग 60% के करीब वैक्सीन हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं टू हेल्प अदर कंट्रीज। बिकॉज अब हम कहते हैं कि वासुदेव कुटुंबकम का मतलब है कि पूरा देश या पूरा वर्ल्ड एक है और हमें ना केवल अपना देखना है, हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं जो कि हमारे बॉर्डर्स बहुत पोरस हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कैसे हम अपने आप को भी ठीक करें। वैक्सीन के लिए हमने कई निर्णय लिए हैं, जैसे मैंने ब्रिज ट्रायल करके जिसके अंतर्गत में जो वैक्सीन बाहर हो रहे हैं उनको हम जल्दी से जल्दी इंडिया में मंगाएंगे। जैसे कि स्पुतनिक का मैं एग्जाम्पल दूं, तो हम अभी मंगा रहे हैं कि प्लेन में आ जाएगा और टोटल अप्रोक्सीमेटली 100 मिलियन में से पहले 50 मिलियन डोजेस आएंगी और इस तरह से बाकी वैक्सीन आएंगे। नोवावैक्स है या कोवैक्स है या ज़ाइकोवेट है या फिर हमारे मॉडर्ना है, फाइजर है, परंतु ये हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और मैं आपके माध्यम से जरूर कहना चाहूंगी कि लोग अभी भी वैक्सीनेशन लगाने के बाद भी हम उसको कह रहे हैं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो कीजिए और घर में भी अगर 5 लोग बीमार हैं तो आपस में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें। नंबर 2, आप बहुत ज्यादा परेशान ना हो, क्योंकि अगर आपने टेस्टिंग के लिए सैंपल दिया है, कुछ लेबोरेटरीज ओवरलोडेड हैं, परंतु ये मान के चलना चाहिए कि अगर आपको फीवर आया है या आपको पेट के कुछ सिम्टम्स हैं तो अपने आप को आइसोलेट करना ज्यादा बेटर होगा। तो ये चीजें हैं जो कि समझने वाली हैं और हमें ये सब तक ये पहुंचाना होगा कि आज हम थोड़े से डिफिकल्ट फेज में हैं, तो ये चीजें जो है हमें पूरी तरह से, क्योंकि आज हम हर एक राज्य की बात करें, आंध्र प्रदेश में 35,000 के करीब है, अरुणाचल में 92 है, असम में 5,416 है। बिल्कुल हर जगह मैम जो केसेस हैं वो सामने आ रहे हैं और जाहिर तौर पे ये बहुत बड़ी चिंता का विषय बने हुआ है। लेकिन एक सवाल यहाँ पे मेरा प्रदीप गुप्ता जी आपसे है। सरकार ये भी कह रही है कि एक और राहत पैकेज का ऐलान किया जा सकता है, सरकार की तरफ से मीटिंग लगातार जारी है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है, इससे पहले भी हमने देखा जब शुरुआत कोरोना काल की हुई थी और जब लॉकडाउन का एक पीरियड चल रहा था, उस वक्त हमने देखा था कि 20 लाख करोड़ रुपए का एक राहत पैकेज दिया गया था छोटे और लघु उद्योगों को और ये कहा गया था कि एक बेहतर स्टार्टअप के लिए एक बार फिर से अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए ये राहत पैकेज दिया गया है। और एक बार फिर से जब केसेस ज्यादा आ रहे हैं, हालात वैसे ही बनते जा रहे हैं या यूं कहें कि उससे भी खराब, तो एक बार फिर से ये कहा जा रहा है कि राहत पैकेज दिया जा सकता है सरकार की तरफ से। क्या आपको लगता है कि पहले उसका कुछ फायदा हुआ था या अब सरकार से बहुत उम्मीद की जानी चाहिए? नेहा जी, पहले भी जो पैकेज दिया गया था वो पैकेज हर आदमी को नहीं मिल पाया, क्योंकि उसमें बहुत सारी सरकार की ओर से जटिलताएं थी कि आपको ये सब जो सरकार ने कहा था ना, जिस तरीके से पैकेज चाहिए होता है इमीडिएटली हर आदमी को मिल पाया। जिन्होंने ऑलरेडी लोन लिया हुआ था उनको मिल नहीं पाया था, जिनका लोन चल रहा था उनको नहीं मिल पाया था, क्योंकि इस समय बहुत सारी इंडस्ट्री वाले ऐसे थे जो आज जिनको बहुत ज्यादा आवश्यकता थी परंतु वो फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। तो मेरा मानना ये है, आज हम राहत पैकेज की ओर ना ध्यान दे करके हमें किस तरीके से जो सरकार की, जैसे आपने देखा होगा कि 1.5 महीने से कोरोना एकदम से बढ़ा नहीं पूरे देश के अंदर, 1-1.5 महीने से कोरोना चल रहा है और बढ़ने पर है, तो हमें कम से कम सरकार से हम ये भी कहना चाहेंगे, आज हम व्यापारी वर्ग अगर लापरवाही कर रहा है उस पर आप सख्ती करिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपकी जो चुनाव के बहाने रैलियां हुई जगह जगह आप ये आंदोलन चल रहे हैं, किसानों के आंदोलन चल रहे हैं, ऐसे मौके पर ये चीजें सरकार को देखनी है कि आज देश की जो हालत है वो कहीं ना कहीं, या कुंभ का मेला चल रहा है, इन चीजों पे अगर आप रोक लगाओगे तो कोरोना ज्यादा बढ़ जाएगा। वो सबके लिए नुकसानदायक है, हम व्यापारियों के लिए भी और आम आदमी के लिए भी, क्योंकि हमारे देश में
केवल राहत पैकेज से काम नहीं चलेगा, हमें बहुत सारी चीजें सरकार को करनी पड़ेंगी ऐसे मौके पर कि कोरोना का फैलाव ज्यादा ना हो और हमारे को ऐसा व्यापार में नुकसान ना हो सके जो पहले हुआ है। कि बिल्कुल आप इसको हम संवेदनशील तरीके से ही हम समझे भी, और अगर सख्ती भी सरकार करे और दूसरी ओर सरकार केवल और पैकेज भी अगर दिया जाए तो केवल जो वास्तव में जिनको आवश्यकता है, जिनको मतलब इमीडिएटली मिल सकता है, तो उसका फायदा पैकेज का। क्योंकि पैकेज अगर आपने अनाउंस भी कर दिया और वो पैकेज लेने में अगर 3 महीने लग गए हमें, तो फिर क्या फायदा, और किसी को नहीं मिल पाएगा जो जरूरत है, तो उसका बेनिफिट नहीं है। और फिर आपने देखा 20 लाख करोड़ के पैकेज में केवल 2 लाख करोड़ ही बांटे गए थे, बाकी पैसे जो सरकार ने और चीजों में दिए थे वो सारे काउंट कर लिए थे सरकार ने। तो आप वो 20 लाख करोड़ का हुआ तो हुआ था, लेकिन इतना पैसा ना तो व्यापारी को पहुंच पाया, ना इंडस्ट्री वाले पहुंच पाया, ना ही छोटे व्यापारी पहुंच पाया। तो कहीं ना कहीं व्यापारी परेशान रहा है। तो हम वो नहीं चाहते कि व्यापारी परेशान रहा है, उससे पहले भी परेशान था, लेकिन आगे उसकी परेशानियां और ज्यादा ना बढ़े, उसके लिए आखिर क्या कुछ किया जाए, इस पे भी हम लगातार चर्चा करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अनीता रमेश जी भी जुड़ गई हैं, सीनियर डॉक्टर हैं अपोलो हॉस्पिटल की। बहुत स्वागत है डॉक्टर अनीता आपका, आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले सीधे रुक करते हैं प्रोफेसर सौरभ अग्रवाल जी का। सौरभ अग्रवाल जी, सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र अभी ये प्रदीप गुप्ता जी कर रहे थे। सर, अभी हम जो हालात और जो तस्वीरें देख रहे हैं वो भयावह हैं, और वही तस्वीर कहीं ना कहीं रिमाइंड होती हुई दिखाई दे रही है जो कि हमने पहले देखी थी जब लॉकडाउन का वक्त था, कि मजदूर अपने सर पर अपना पूरी गृहस्थी उठाकर अपने घर की तरफ जा रहे हैं। अगर ट्रेन की टिकट नहीं मिल रही, बस का टिकट नहीं मिल रहा है, तो वो पैदल ही अपने घर को जा रहे हैं। सर, उन मजदूरों को रोकना इस वक्त आप कितनी बड़ी चुनौती समझते हैं या फिर जरूरत समझते हैं कि अगर वो मजदूर वापस चला जाएगा, कारखाने फैक्ट्रियां सब बंद हो जाएगी और उसके बाद अर्थव्यवस्था को पटरी पर आने पर एक लंबा वक्त लगेगा, क्योंकि वो मजदूर जो मुंबई वापस आने के लिए एक बार फिर से कर्ज लेकर आया है अपने गांव से, अपने घर से, सर क्या लगता है कि वो वापस आ पाएगा या इस त्रासदी को वापस झेल पाएगा? देखिए, ये जो इंटर स्टेट माइग्रेशन हो रहा है लेबर का, ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे अगर उसमें कोविड है तो वो फैला रहा है। जो जहां है वो वहीं रहे, उससे ज्यादा अच्छा सिस्टम रहेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, एम्प्लॉयर के भी हाथ बंधे हुए हैं, वो एक लिमिट से ज्यादा नहीं सपोर्ट कर सकता, और सरकार के भी हाथ बंधे हुए हैं, वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा नहीं सपोर्ट कर पा सकती। अब ये बड़ी एक डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है। इसीलिए जिन जिन जगहों पे कोविड बढ़ रहा है उन जगहों में लॉकडाउन आना अनिवार्य है। जैसे 10 डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको बताया, और हमें अर्थव्यवस्था को सेकंड रख के जान बचाने को बचाना चाहिए। लेकिन जिन जगहों को कोविड फ्री है उनको भी आइसोलेट करना होगा ताकि वहां कोविड और ना फैले। दूसरा, जैसे सिंगापुर, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में है, 2 लोग वहां पर बात भी नहीं कर सकते, तो उस तरह के कड़े नियम हमें लाने पड़ेंगे और हमारे पुलिस कर्मियों को सशक्त करना होगा। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर प्रोफेसर सौरभ अग्रवाल जी आपका है, आप ये कह रहे हैं कि वहां पर मजदूरों को रोकना चाहिए और जो मजदूर है उन्हें रुकना चाहिए वहां पर, लेकिन सर एक मुझे बात बताइए कि रोज का कमाने वाला, रोज का खाने वाला, सर वो कैसे रुकेगा? अगर 15 दिन का लॉकडाउन या महीने भर का लॉकडाउन लग जाता है, उसको तो वही चिंता सताई जा रही है कि अगर फिर 2 महीने का लॉकडाउन लग गया तो उसका क्या होगा? ना सरकार सुनेगी ना प्रशासन सुनेगा, और वो कोरोना से बचे या मरे लेकिन भुखमरी सहन नहीं कर पाएगा सर, उसके सामने ये स्थिति हो जाएगी। तो ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि कैसे सरकार को ये विश्वास जताना चाहिए कि अगर आपको काम नहीं मिलता, लॉकडाउन लगता है, तो मजदूर भूखा नहीं रहेगा। क्या ये विश्वास जताने की यहाँ पर जरूरत है क्या? मैम, छोटी छोटी जो फैक्ट्री है ना, अगर प्रशासन उनको अलाउ करे तो वो अपने ही फैक्ट्री के अंदर मजदूरों का कम से कम 1/3 या आधे मजदूरों का रहने का इंतजाम वो वहीं रहे। अगर किसी को कोरोना हो भी जाता है तो उन्हीं 10-15, क्योंकि हमारे देश में सारे 300-400 इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री नहीं है, 5, 10, 15, 20 ऐसी बहुत फैक्ट्री है, तो उसमें मजदूर का वहीं रहने का इंतजाम और वहीं काम करने का इंतजाम भी हो सकता है। हमें अलग अलग नई स्ट्रेटेजी सोचनी पड़ेगी और प्रशासन को बिजनेसमैन के साथ मिलकर कि क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करेगी। मैं एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूं आपको, इस तरह से हजारों अलग अलग स्ट्रेटेजी जो ये उद्योग मंडल है ये डिस्कस करें प्रशासन के साथ और अलग अलग स्ट्रेटेजी फॉलो की जाए। कहीं पर शिफ्ट का सिस्टम हो सकता है, कहीं पर वहीं पर मजदूर वही रहे ये सिस्टम हो सकता है, और कहीं पर लॉकडाउन होकर मजदूर वापस जाए ये भी फॉलो करना हो सकता है। तो एक आज का समय इतना भयानक है
ये एक स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी, हमें मल्टी स्ट्रेटेजी फॉलो करने का और जो उद्योग चाहते हैं साथ में, क्योंकि अगर सप्लाई चेन रुक गया, जैसे अभी हम क्यों वैक्सीन नहीं बना पा रहे, अमेरिका में इंपोर्ट नहीं दे रहा, रॉ मटेरियल नहीं दे रहा, तो उसमें अगर हम बहुत ज्यादा लॉकडाउन करेंगे सारे देश में तो फिर सप्लाई चेन रुक जाएगा, महंगाई दर पहले ही बढ़ रही है, तो जो आप मजदूर बार बार कह रहे हैं वो अपने गांव भी चले जाएंगे, तब भी वो इन चीजों को नहीं, वो खर्चा नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से वैक्सीन का उत्पादन ज्यादा क्यों नहीं हो पा रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है जिसको आपने उठाया, इस पे भी हम आगे चर्चा जारी रखेंगे। डॉक्टर अनीता, सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र अभी ब्रेक पे जाने से पहले प्रोफेसर सौरभ अग्रवाल जी कर रहे थे। उनका कहना है कि प्रोडक्शन क्यों नहीं हो पा रहा वैक्सीन का, ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पे बन जाता है। कई जगह हमने देखा कि जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उनको बंद करना पड़ा क्योंकि वैक्सीन की कमी हो गई थी। एक तरफ सरकार ये कह रही है कि वैक्सीन की हमारे पास कोई कमी नहीं है, दूसरी तरफ हम विदेश भेजने की बात करते हैं या फिर विदेश भेजा भी जाता है वैक्सीन को। कई कोरोना वैक्सीन को मंजूरी सरकार की तरफ से दी जाती है, बावजूद इसके उत्पादन उतना नहीं होता है। क्या इसकी मुख्य वजह वही है जो बात अभी प्रोफेसर सौरभ अग्रवाल जी कर रहे थे कि अमेरिका हमें रॉ मटेरियल नहीं दे रहा और यही वजह है कि हमारा वैक्सीन का उत्पादन उतना नहीं हो पा रहा, या फिर वजह कुछ और है? यस, आप जो वैक्सीन के बारे में बताए हैं ना, जो अगर हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके आज तक अभी तक हम लोग इंपोर्ट नहीं किया है वैक्सीन। सो क्या है, इंडिया इज द वैक्सीन हब। हमारा सेरम इंस्टीट्यूट एंड भारत बायोटेक एक कोविशील्ड बनाता है, एक कोवैक्सीन बनाता है। सो अभी काफी तेज से ऐसी दोनों इंस्टीट्यूशन में काम चल रहा है। वो लोग काफी वैक्सीन वायल्स बना चुके हैं, कोल्ड चेन मेंटेन कर रहे हैं, काफी जगह में वैक्सीन है। इस साल उतना नहीं है कि तुरंत वैक्सीन का शॉर्टेज अभी है, क्योंकि I'm sitting in the hospital now. I know in all the hospitals in Chennai अभी वैक्सीन का कोई कमी नहीं है। रादर कभी पेशेंट्स नहीं आते हैं, वैक्सीन का वायल्स बच जाता है, ऐसा होता है कुछ हॉस्पिटल में। नहीं, मेरा ख्याल से खबरें आ रही हैं या फिर डॉक्टर्स की तरफ से जो कहा जा रहा है कि वैक्सीन की कमी है या फिर वैक्सीन नहीं होने की वजह से हम वैक्सीन नहीं लोगों को लगा पा रहे, तो क्या कहा जाए कि ये खबरें सही नहीं है क्या? या वो हमारे इसी अभी एक रिसेंटली एक नोटिस निकला आपको सुप्रीम कोर्ट से कि डोंट बिलीव इन फेक कोरोना वायरस न्यूज। सो हमको ऑथेंटिकेटेड न्यूज के लिए वेट करना पड़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से ताजा खबर और अच्छा खबर निकलता है। सो एज फार एज आई नो अभी भी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर नहीं किया है वैक्सीन का शॉर्टेज है। इवन आवर हेल्थ मिनिस्टर टोल्ड देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन एज ऑन टुडे, क्योंकि अभी हम लोग खाली 45 एज के ऊपर तो सबको लगाना है। हेल्थ केयर वर्कर लग चुके हैं और एल्डर्स जो 60 के ऊपर है उसको लग चुके हैं, 45 तक अप्रूवल है। सो इसी एज के व्हाट टू माय नॉलेज एंड जो अभी न्यूज है, ऑथेंटिकेटेड न्यूज में वैक्सीन का शॉर्टेज अभी नहीं है एज ऑन टुडे। ठीक है, ओके, उसलिए वैक्सीन उत्सव अभी हो चुका है बिकॉज हमारे पास काफी वैक्सीन था एंड गवर्नमेंट भी कोशिश कर रहा है वैक्सीन वेस्टेज। जो क्या होता है, कभी कभी एक जगह में बहुत सारे वायल्स एक साथ हो गया, दूसरा हॉस्पिटल में वायल्स नहीं है, तो गवर्नमेंट ने अभी एवरीथिंग दे हैव मेड इट वेरी वेल कि अब सप्लाई चेन से कोल्ड चेन मेंटेन करके प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सेकेंडरी हेल्थ सेंटर, टर्शियरी हेल्थ सेंटर तक हमको सही प्लेस में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन का डोज है, तो वो भी मेंटेन कर रहा है। और एज ऑन इंडिया नाउ वैक्सीन वेस्टेज 6% से 8% हो गया, तो वी आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटिंग द वैक्सीन। सो अभी काफी शॉर्टेज भी नहीं है। और भी एक बताना चाहते हैं आपको, रिसेंटली आपको पता होगा बिल्कुल बहुत ज्यादा शॉर्टेज नहीं है, लेकिन जाहिर तौर पर डॉक्टर सुनीला अग्रवाल जी, आपसे मेरा सवाल है, माफ कीजिएगा गर्ग जी, डॉक्टर सुनीला गर्ग जी, सवाल इस बात को लेकर है जो हालात जो स्थितियां हैं, भले ही डॉक्टर अनीता रमेश कह रही हूँ कि अभी वैक्सीन की कमी नहीं है, लेकिन जो खबरें हमारे पास आ रही है मैम, उसके अकॉर्डिंग ये कहा जा सकता है कि कई जगह पर जो वैक्सीन है उसकी कमी दिखाई दे रही है। क्या नहीं लगता कि उत्पादन में बढ़ोतरी होनी चाहिए ताकि कुछ एज क्राइटेरिया ना हो? नहीं, मैंने जैसे कि पहले भी आपको बताया था, हमने स्टेट वाइज कुछ कैलकुलेशन किए हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में हमारे पास में 3.8 डेज की वैक्सीन है
और 8.8 दिन की वैक्सीन पाइपलाइन में है। और तमिलनाडु में अगर हम देखें तो हमारे पास में 44 दिन की वैक्सीन है और 50 दिन की वैक्सीन पाइपलाइन में है। आंध्र प्रदेश में हमारे पास 1 दिन की है पर 14 दिन की वैक्सीन पाइपलाइन पे है। तो इस तरह से हम जो स्टेट को वैक्सीन देते हैं ये स्टेट की रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे वैक्सीन दी जाती है। तो मेरा सभी लोगों से यही अनुग्रह रहेगा एज ए पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट कि वैक्सीन को प्रॉपरली यूज करें, वैक्सीन वेस्टेज ना करें, उसका राइट टेम्परेचर पे उसको मेंटेन किया जाए ताकि और प्लस हम लोगों को ये कहें कि आप जल्दी से जल्दी आके वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि ये भी देखा गया कि कई पूरी टीम रहती है परंतु लोग नहीं आते। तो इससे बहुत जरूरी है कि हम वैक्सीनेशन को लेके अपनी सप्लाई चेन को बहुत स्ट्रॉन्ग करें और उसको मेंटेन करें ताकि हमारा उसका इस्तेमाल जो है ठीक से हो सके। और आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने ये भी कहा था कि वी शुड बिलीव इन जीरो वेस्टेज, तो ये बहुत जरूरी है करके। तो हमें वैक्सीन का निर्माण भी आपने जैसे कि कहा उतना ही जरूरी है। और हम भी ये पढ़ रहे थे कि रॉ मटेरियल की जो है कमी है, इसको हम कई बार वैक्सीन वॉर भी कहते हैं करके, क्योंकि हमेशा रहा है करके। तो हमारी को कंट्रीज को मिलके ये वॉर जो है पूरा ग्लोबल लेवल पे लड़ा जा रहा है। तो बेसिकली हमें पेंडेमिक की बीमारी जो है एक जगह तो है नहीं, ये वैश्विक बीमारी है, उससे यूएसए भी ग्रसित है, इंडिया भी ग्रसित है और सभी लोग हैं, विश्व के सभी देश हैं। तो हमें जो है एक दूसरे का कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। और जहाँ कि इंडिया ने दूसरी कंट्री किया, इसी तरह से दूसरी कंट्रीज भी रॉ मटेरियल को जल्दी जल्दी सप्लाई करें ताकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग एक की जा सके। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको ब्रिज ट्रायल के बारे में बताया कि बेसिकली जितने वैक्सीन और आ जाएंगे, कि इंडिया का काम केवल 2 या 3 वैक्सीन से नहीं चलने वाला, हमें 7 या 8 वैक्सीन की है। तो उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ में और ये वैक्सीन म्यूटेंट्स के लिए भी काम आज तो कारगर है, कल ये हो सकता है कि म्यूटेंट स्ट्रेन के अगेंस्ट में ना काम करें। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे लोग जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवाएं। बिल्कुल ठीक है। एक सवाल यहाँ पे मेरा प्रदीप गुप्ता जी आपसे है, क्योंकि जो हालात और जो स्थितियां बनी हुई है सर, उसके अंदर जाहिर तौर पे व्यापारियों को कहीं ना कहीं झटका लग रहा है और व्यापारियों को कहीं ना कहीं दिक्कतें हो रही है, क्योंकि अगर सैटरडे संडे भी, शनिवार और रविवार भी अगर दुकानें बंद रहती है, मार्केट बंद रहती है या फिर कामकाज पूरी तरह से चौपट रहता है, तो जाहिर तौर पर एक बड़ा झटका लगता है व्यापारियों को। लेकिन इस तरह का झटका ना लगे, अब क्या कुछ उम्मीदें आप लोगों की है सरकार से? जी बहुत बढ़िया सवाल किया आपने हमारे व्यापारियों के लिए। मेरा मानना है कि पहले सरकार ने ना, जैसे हम लोगों ने बार बार अपील करते रहे, व्यापारियों ने सबसे ज्यादा हेल्प करी थी पहले कोरोना के अंदर। ज्यादातर हर शहर के अंदर व्यापारियों ने काफी लोगों को खाना भी खिलाया, अपनी ओर से जितना जो कर सकते थे। हर शहर में आपने देखा होगा व्यापारियों ने कहीं ना कहीं ग्रुप बना करके जो मजदूर जा रहे थे उनको भी मतलब लगातार लगे रहे। अच्छा, पर व्यापारियों को सरकार से उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं जब कोरोना का टाइम पड़ा 70 दिन का, कि बिजली की बिल की माफी होगी या हमारी और कोई सुविधा दी जाएंगी, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं करा। व्यापारियों के आंदोलन रहे, फीस माफी के लिए लोगों के आंदोलन रहे। मेरा मानना यह है कि अगर आज जो दहशत है, जो लोग पलायन भी कर रहे हैं, मजदूरों को व्यापारी क्या इंडस्ट्री वाला हरा भी रख सकता है, वो उसको खाना भी खिला सकता है। अगर 10 दिन लॉकडाउन भी रहता है, हम सरकार के साथ साथ मिलाने के लिए तैयार है, परंतु सरकार को भी दोस्ताना वाला व्यवहार रखना पड़ेगा। जो व्यापारियों को, जो सरकार मजदूरों को खाना की बात करती है कि हम इतने हम कम रेट का राशन बांटेंगे, जहाँ व्यापारी होगा, जिस जगह मजदूर होगा, मेरा मानना ये कि आज एक तो मजदूरों का पलायन रोका जाए, मजदूर वहीं का वहीं रहे इंडस्ट्री के अंदर, और सरकार हमें एश्योरेंस दे कि अगर किसी कारण से लॉकडाउन रखता है 1 दिन का, 2 दिन का, 10 दिन का, तो हम उन लोगों को खुद ही खाना खिलाएं, उन लोगों को खुद ही हमें सरकार उस समय छूट दे। उस दौरान, लॉकडाउन के दौरान सरकार से हम उम्मीद करेंगे कि कहीं ना कहीं हमें बिजली के बिलों में या किसी और चीजों में सरकार के जो भी हमारे टैक्स वगैरह होते हैं उस समय के हमें छूट मिलनी चाहिए, ताकि हम लोग बढ़ चढ़ करके सरकार के साथ साथ मिला के चल सकते हैं। क्योंकि अगर देखो आज हमारी इंडस्ट्री बंद होती है, सरकार को कुछ नहीं मिलता। हम इंडस्ट्री बंद होती है, मजदूर भागते हैं। अगर हम मजदूरों को रोकते हैं, उनके लिए हम उनको अपने पास रोकना चाहते हैं, तो सरकार को भी चाहिए कि वो उनका पलायन जाने होने से कोरोना भी बढ़ेगा, और उनका पलायन होने से इंडस्ट्री भी खत्म हो रही है। उनके पलायन होने से सरकार को नुकसान है, सरकार को रेवेन्यू तो आता नहीं है। अगर इंडस्ट्री बंद होती है या बिल्डर का काम बंद होता है, तो सरकार को चाहिए कि उस दौरान कोरोना के अंदर वो एश्योरेंस कर दे इस बार पहले से ही कि अगर हालत खराब होती है किसी कारण से, हम इंडस्ट्री वालों के साथ खड़े हुए हैं। हम उनको कोरोना के टाइम का कोई भी चार्ज नहीं लगाएंगे, हम कोरोना के टाइम का उनका कोई बिजली का बिल नहीं लेंगे। हम कोरोना के टाइम में अगर इंडस्ट्री वाला खाना खिला रहा है मजदूरों को, तो कहीं ना कहीं सरकार कंपोजिट ना करे। ठीक है प्रोफेसर सौरभ अग्रवाल जी, जिस बात का जिक्र भी प्रदीप गुप्ता जी कर रहे हैं, क्या ये संभव है क्या?
इतनी राहत व्यापारियों को देना, लोगों को देना, क्या ये संभव है? क्योंकि अर्थव्यवस्था अगर खराब होती है तो जाहिर तौर पर सरकार की भी हालत उस वक्त लचर होती है। लेकिन क्या ये संभव है कि इस तरह की तमाम पहल सरकार की तरफ से की जाए मौजूदा अर्थव्यवस्था के मद्देनजर? हाँ जी सरकार, मैं ESI कॉर्पोरेशन के अंदर बोर्ड पर हूँ और आपको पता है उसका जो कॉर्पस है वो 1,10,000 करोड़ का कॉर्पस, और उसकी एक स्कीम भी है जिसके अंदर वो अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस देती है। अगर किसी फैक्ट्री ने अपने किसी एम्प्लॉय को निकाला है और उसकी वजह से अनएम्प्लॉयड हो जाता है तो सरकार, ESI कॉर्पोरेशन पैसा देगी, ऑटोनॉमस बॉडी है। इस तरह से सरकार और भी अलग स्कीम लेके आ सकती है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए। जो पुरानी भी स्कीम आई थी ना, वो कोलैटरल फ्री लोन था। अगर आपने पुरानी स्कीम देखी हो, आत्मनिर्भर भारत के अंदर जो स्कीम आई है उसमें लोन दे रहे थे। मेरे हिसाब से अभी जो प्रदीप गुप्ता जी बात कर रहे हैं, बड़े साफ तरीके से कह रहे हैं, जैसे एक फिक्स चार्ज लगता है इलेक्ट्रिसिटी पे, वो फिक्स चार्ज ना लगे। अगर हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं या हम डाल रहे हैं तो हमें उसका टैक्स रिलीफ मिले। क्यों नहीं हो सकता? इस तरह के सरकार मेरे हिसाब से पेनी और पैटी जो ट्रेडर्स हैं उसके लिए सरकार कुछ करना चाहिए। और ये भी एक बहुत बड़ा वोट बैंक भी है, ये वोट इकोनॉमिक्स नहीं है, पॉलिटिक्स भी होगी। अगर इस तरह से सरकार कुछ कर सकती है। लेकिन सरकार के साथ में जो चाइना ने किया है कि कोविड को भी कंट्रोल किया है और ग्रोथ को भी लेके आए, हमें दोनों ही चीज चाहिए ताकि इकोनॉमी ऊपर जाए। लेकिन जो न्यूजीलैंड ने किया है, बिल्कुल दोनों को बेहतर तालमेल से चलाने के लिए और क्या कुछ करने की जरूरत है, इस पर भी हम आगे बात करते रहेंगे। लेकिन एक सवाल यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है डॉक्टर अनीता रमेश जी, आपसे है मेरा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि लॉसेंट की एक स्टडी से ये पता चला है कि हवा से संक्रमण हो रहा है, यानी कि हवा के जरिए भी संक्रमण हो रहा है कोविड का। तो ये जो स्टडी की गई है इसमें क्या वाकई आपको लगता है कि सच्चाई है कि अगर हवा से संक्रमण हो रहा है या फिर कोविड फैल रहा है तो ये कितनी बड़ी चुनौती अब आने वाले वक्त में हम लोगों के लिए बनने वाली है, आम लोगों के लिए बनने वाली है? क्योंकि कुछ लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, और खास तौर पर 2 व्हीकल पर चलने वाले लोगों के लिए ये कितनी बड़ी समस्या है? यस नेहा जी, आपने तो एकदम सही बताए हैं। हम लोग मास्क नहीं यूज कर रहे हैं, 2 गज दूरी मेंटेन नहीं करते हैं, इकट्ठा होते हैं, फेस्टिवल्स में मिलते हैं, तो ये तो बहुत ही है क्लोज कांटेक्ट से आता है। अभी रिसेंट एक स्टडी निकला है जिसमें दिखाई गया है कि हवा से भी, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से भी कोरोना वायरस स्प्रेड हो रहा है। वो बहुत खतरनाक की बात है। और अगर आपको इस साल का आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो अगला साल भी हमारे पास कोरोना था, कोरोना धीरे धीरे बढ़ते रहा। बट इस साल अगर आप देखिए तो वेरी स्टेज, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जो 100 दिन में जितना केसेस था, एक कम टाइम में उतना बढ़ते रहता है। तो ये जो वायरस अभी जो चल रहा है, वन इज दैट बहुत सारे तरीका है स्प्रेड होने का। एक तो आप फर्स्ट पॉइंट आपने बता चुके हैं, सेकंड पॉइंट ड्रॉपलेट से, थर्ड पॉइंट दिस वायरस इज वेरी इन्फेक्टिव जो है। और आज का एक रिपोर्ट आया है कि इंडिया का काफी 60% ऑफ द टेस्ट जो निकला है, जीनोम स्टडी करके देखा है, डबल म्यूटेंट वायरस ज्यादा है। तो इस वायरस का क्या है, वेरी इन्फेक्टिव। वो शरीर के अंदर जाने के बाद हमारा बॉडी में जो बना हुआ इम्यूनिटी, उससे वो फाइट करके वो दोबारा वायरस जा करके इन्फेक्शन करते हैं। और ये इन्फेक्शन थोड़ा तेज है, काफी जल्दी स्प्रेड हो रहा है, और इसका सिम्टम्स थोड़ा अलग है लाइक प्रीवियस से। अभी रैशेस भी होता है, लूज मोशन भी होते हैं, और लंग चेंजेस काफी तेज से हो रहा है बिफोर द स्कैन कैन डिटेक्ट। तो तीनों कारण है इतना स्टीफनेस के लिए। यस, आपका जो पहले क्वेश्चन था कि एयरबॉर्न के लिए, एयरबॉर्न हमारे लिए इट्स अ वेरी बैड न्यूज, क्योंकि जैसे आप बताएं, जो लोग आदमी बाहर के काम करते हैं, ओपन एयर में खुला हुआ इसमें जाते हैं, लाइक स्कूटर जाते हैं, यस यू आर एक्सपोज, बट हमको सभी टाइम मास्क लगाना ही है।
कहीं पे भी करिए, क्या कुछ करिए, मास्क का बहुत ही जरूरी है, वो हमको प्रोटेक्शन देते हैं। और जितना बिल्कुल, तो जल्दी कोविड होगा, नियमों का वैक्सीन पालन लगवा करना बेहद लीजिए। जरूरी है, मास्क लगाना और बेहद वैक्सीन जरूरी लगा है, लीजिए। और 2 गज की दूरी को भी मेंटेन करना बहुत जरूरी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि वैक्सीन भी लगा लगातार लीजिए। कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस पे हम चर्चा लगातार जारी रखेंगे कि क्योंकि हवा से संक्रमण फैल रहा है, इस बात को भी कहा जा रहा है, और ऐसे में लगातार जो केसेस है वो बढ़ते जा रही हैं। तकरीबन 2.5 लाख केसेस रोज आना जाहिर तौर पे अपने आप में कई सवाल खड़े कर देता है। लेकिन क्या वाकई आपको लगता है कि अब सरकार को अपनी रणनीति में बदलाव करने की जरूरत है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और ज्यादा बेहतर करने की जरूरत है, और जहां जहां पे खामियां कमियां हैं उनको कहीं ना कहीं पाटने की जरूरत है? नेहा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। अगर हम पिछले बार के आंकड़े देखें तो हमारे जो 84 दिन में हमारे 1 लाख केसेस हुए थे, और अब हमारे 2 या 3 दिन में हमारे 8 लाख केसेस होते हैं। 5 या 6 दिन में हम देखते हैं कि वो केसेस जो है हमारे डबल होते चले जा रहे हैं, यानी कि हमारे नंबर ऑफ केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, ये एयरबोर्न इन्फेक्शन का क्या मतलब है कि हम जैसे जोर से बात करते हैं या ठीक है या टॉयलेट जाते हैं, एरोसॉल्स का जो प्रोडक्शन होता है उसमें वायरस होते हैं, बहुत माइन्यूट उसमें होता है। तो ये जैसे ही कोई जोर से बात करता है या हम ठीक कोई प्रिकॉशन नहीं लेते, हमने कोई मास्क नहीं लगाया हुआ, तो ये वायरस जो है ये एयर में रहता है और 2 या 3 घंटे तक ये सर्कुलेशन में रहता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का फॉलो करना और रेगुलर सैनिटाइजेशन करना, यानी कि जो हमारी हॉस्पिटल बिल्डिंग्स हैं, हमारी इंडस्ट्रीज हैं, हमारे ऑफिस हैं, रेगुलर इसका सैनिटाइजेशन होना बहुत जरूरी है। साथ में मैं एक कहती हूँ MTV का मतलब है मास्किंग, T का मतलब है टेस्टिंग, ट्रैकिंग, एंड V का मतलब है वैक्सीनेशन। तो इसमें मास्क का रोल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पर्टिकुलरली जब हम एरोसॉल इन्फेक्शंस की बात करते हैं। और ये भी देखा जाएगा कि जहाँ पे भी मरीज होते हैं या घर में भी हम अपनी खिड़कियां खुली रखें, हम वातावरण खुला रखें, क्योंकि आप देखेंगे कि वायरस आपको बाहर नहीं मिलेगा। जब आप ओपन की बात करते हैं वहां नहीं होता, ये क्लोज जगह में ज्यादा पाया जाता है। ये बहुत जरूरी है कि हम पर्टिकुलरली जहाँ पे हमारा एयर कंडीशन इन्वायरमेंट है उसको कम से कम उसका प्रयोग करें, और हम अपनी खिड़कियां या अपना जो विंडोज है या डोर्स है थोड़ा खुले रखें ताकि वेंटिलेशन बना रहे। और ये भी मैं कहूंगी कि पर्टिकुलरली जैसे टॉयलेट्स होते हैं, इसे हम कहते हैं कि एक मरीज के लिए अलग, अगर उसको आइसोलेट करना है तो उसको एक टॉयलेट जो है वो अलग होना चाहिए। तो इसी को कहते हैं, क्योंकि जब वो फ्लश करते हैं तो एरोसॉल के माध्यम से वो भी वायरस की इन्वायरमेंट में रहता है। जी तो इसलिए जरूरी है कि जितनी भी चीजें हैं उनका प्रॉपर सैनिटाइजेशन हो, और प्लस साथ साथ अपना तो ख्याल आपने रखना ही है। बिल्कुल, तो जाहिर तौर पे एहतियात बरतने की यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। प्रोफेसर सौरभ अग्रवाल जी, सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र आपने पहले भी किया था। सर, तमाम आप देशों का हवाला दे रहे थे और बता रहे थे कि वहां पर ऐसा हुआ है कि अर्थव्यवस्था और कोरोना को भी कंट्रोल किया गया है, अर्थव्यवस्था भी सुचारू रूप से चल रही है। अब भारत में क्योंकि मौजूदा अर्थव्यवस्था के हिसाब से, मौजूदा कोरोना के केसेस के हिसाब से, दोनों को साथ लेकर चलने के लिए अब क्या कुछ कदम उठाने की जरूरत आप समझते हैं? मेरे हिसाब से एक तो जो हमने जिस वॉर फुटिंग पे हमने पिछले साल काम किया था, सरकार को उसी तरह से दोबारा अपने आप को एक्टिव कर लेना चाहिए। कोविड-19 एक अलग से डिपार्टमेंट होना चाहिए और हर एरिया को अलग से स्टडी करके उनके अंदर क्या स्ट्रेटेजी फॉलो हो सकती है। मुझे पता है, मैं HOCM की भी मैनेजिंग कमेटी में हूँ। काफी उद्योगपति कहते हैं कि मेरे पास इतना माल है कि मैं अगले 3 महीने तक ना तो सामान मंगवाऊं और मैं सामान प्रोड्यूस कर सकता हूँ। वो कहते हैं मुझे, लेकिन ये जो नॉर्म गवर्नमेंट बना देती है कि आपको अलग अलग सीट पे लोगों को लाना, ये जो नॉर्म सरकार बनाती है अकेले अपने आप, वो ना बना के उद्योगपतियों के साथ मिलकर हम ही अरेंज करेंगे रहना खाना, लेकिन मेरी फैक्ट्री बंद नहीं होनी चाहिए। वो 3 महीने तक सप्लाई कर सकते हैं, उनके पास इतना माल है, रॉ मटेरियल है। तो मेरे हिसाब से अलग अलग उद्योग क्या बात कर रहे हैं उनको सुनना चाहिए। दूसरी बात, हमारे यहाँ बहुत लॉज है कि इतनी मिनिमम सैलरी होनी चाहिए। इस महामारी के अंदर उन लॉज को पूरा नहीं फॉलो किया जा सकता, और जो सैलरी दे सकते उनको भी हमें एक्सेप्ट करना। ये एक ऐसी बात हम बात कर रहे हैं, मतलब
विभाग कहते हैं 15,000 मिनिमम सैलरी, हम कह रहे हैं नहीं 8,000 मिल सकती है। तो हमें इस तरह के ओपन माइंडेड तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को वी शेप, जो सुब्रमण्यम जी ने कहा था कि वी शेप रहेगी, अदरवाइज क्या होगा, के शेप हो जाएगी, हल्की ऊपर जाने लगी लेकिन अब जाने लगेगी। जैसे जैसे केस बढ़ेंगे स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी और अर्थव्यवस्था नीचे जाएगी, क्योंकि सारा लोग तो ये हालत होगी, वो नहीं होना चाहिए। हमारी ट्रेड, कॉमर्स और एक्सपोर्ट बढ़ने चाहिए। ठीक है, छोटे छोटे सवाल आप लोगों से लूंगी। डॉक्टर सुनीला, जैसे जैसे केसेस बढ़ेंगे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में किस तरह से चेंजेस लाने की जरूरत है या किस तरह से बेहतरी की तरफ बढ़ने की जरूरत है? बहुत संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। बहुत जरूरी क्वेश्चन है। इसमें तो हमें 2-3 चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो हमने ये मान के चलना है कि आज की तारीख में अगर हमारे पास 100 मरीज हैं तो आपको 5 लोग ऐसे हैं जो मॉडरेट टू सीवियर हैं, उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। तो बाकी लोगों को हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो माइल्ड से मॉडरेट है, उनका इलाज घर में भी हो सकता है। अनलेस घर में जगह नहीं है, उनको आइसोलेशन की जरूरत है, तो वो कोविड केयर सेंटर में जा सकते हैं। परंतु ये भी सब लोगों को पता होनी चाहिए, आजकल होम केयर की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, जहाँ पे नर्सेज आके, ट्रेन नर्सेज आके आपकी देखभाल कर सकते हैं। और हमें जहाँ तक कि ऑक्सीजन है उसका बहुत जुडिशियस उपयोग करना पड़ेगा, यानी कि जहाँ जरूरत है। नंबर 2, ये भी हमें सोचना पड़ेगा कि हम ऐसे, जैसे हम डायरेक्ट ऑक्सीजन देते हैं या बाईपैप से देते हैं, जिसमें ऑक्सीजन का मिनिमम वो हो। अगर हम हाई फ्रिक्वेंसी पे देते हैं तो ज्यादा ऑक्सीजन का होता है। दूसरा, हमारी आज के दिन में जो है, हम ऑक्सीजन के साथ साथ स्टेरॉइड्स पे रिलाइज करते हैं। रेमडेसिविर का हम कहते हैं, रेमडेसिविर का हर एक में कोई जरूरी नहीं होता। ये होता है जैसे कहते हैं मरता क्या ना करता, तो डॉक्टर उसमें उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसका बहुत ज्यादा रोल नहीं। तो हमें बहुत ही रैशनलाइज तरीके से मैनेज करना है और जिनको जरूरत है उनको एडमिट करना है। और तीसरा चीज, यहाँ पे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, यानी कि वहाँ पे लास्ट टाइम हमने जब क्रिएट किया था रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने भी 3 या 4 रूम क्रिएट करे थे, ताकि लोगों को बहुत ज्यादा जाने की जरूरत ना पड़े। तो रैशनलाइज एडमिशन, रैशनल यूज ऑफ ऑक्सीजन, रैशनल यूज ऑफ रेमडेसिविर, रैशनल यूज ऑफ स्टेरॉइड्स, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है, जिसके हिसाब से हम पेशेंट को मैनेज कर सकेंगे। क्योंकि हमारी रिसोर्स हमने बहुत जुडिशियसली यूज करना है और सब पे प्रेशर नहीं डालना। जैसे सुबह सुबह बैठे हो, मैडम आप हमारा क्यों लोग भर्ती करवा दीजिए, हमारे को इधर करा दीजिए, तो उसकी इंडिकेशन हो तभी वो भर्ती होना चाहिए। ठीक है, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे है डॉक्टर अनीता रमेश जी, कि किस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में बदलाव की जरूरत है? क्या आपको लगता है कि कुछ जगह पर जहां पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर नहीं है, क्या सरकार को वहां पर बेहतरी की तरफ कदम उठाना चाहिए? जहां पर जरूरी ऑक्सीजन नहीं है वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा पहुंचाई जाए, या फिर कहें कि तमाम जो मशीनें हैं वो लगाई जाए। क्या नहीं लगता कि ऐसी बहुत सारी चीजें निकल के सामने आ रही है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो मरीज है वो दम तोड़ देता है, प्लाज्मा नहीं मिल पाता है? तो इस और क्या भी कदम उठाने की जरूरत है? क्रिटिकल सिचुएशन में जो मरीजों को चाहिए होता है वो कभी कभी उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो इस और कितनी कदम उठाने की जरूरत है और कितना जरूरी आप समझते हैं? जो बताया, हमको एक साथ चलना पड़ेगा, वो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, हेल्थ केयर, सबको एक साथ, एंड आदमियों को, सिटीजन को भी एक साथ चलना है। तो अभी इसे इमरजेंसी कंडीशन हमको क्या करना चाहिए कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल करना है कोविड के लिए, नहीं तो पूरा बेड दूसरा डिजीज के लिए ट्रीटमेंट नहीं करना है, खाली ये कोविड के लिए ट्रीटमेंट के लिए खोल देना है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को मोबिलाइज करना है। जिस हॉस्पिटल में बहुत सारे हॉस्पिटल क्लोज हुआ था कोविड के लिए, उसी से वो सब स्टाफ, हेल्थ केयर वर्कर, नर्सेज सबको लेकर के दोबारा आने के लिए। नेक्स्ट इज मैडम जो बताया है, जिसका एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन है, ज्यादा इन्फेक्शन नहीं है, हम लोग अभी चेन्नई अपोलो के पास क्या करते हैं, होटल लिए हैं बगल में, 5 स्टार होटल, 4 स्टार होटल, 3 स्टार होटल। तो जिस मरीजों को अभी उतना सपोज ऑक्सीजन का जरूरत नहीं है, दवा की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्वारंटाइन दे भी सकते हैं, घर भी नहीं भेज सकते, उसको हम होटल में रखते हैं। होटल के अंदर डॉक्टर्स की पोस्ट की है, नर्सेज की पोस्ट की, एक एक होटल में 200-300 मरीज को हम लोग एडमिट कर रहे हैं। ओके, ऐसा है। स्कूल
स्कूल्स को भी खोल देना चाहिए, धर्मशाला को भी खोल दिया जाना, बिकॉज किसी मरीज को खाली हमको बेड चाहिए, थोड़ा दवा चाहिए, डॉक्टर देखने के चाहिए। तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी फैसिलिटीज है सब ओपन करना चाहिए, सबको आगे आना चाहिए। ओके, इवन प्राइमरी हेल्थ केयर वर्कर्स, सेकेंडरी हेल्थ केयर वर्कर्स जो छुट्टी पे है, जो हॉस्पिटल क्लोज है, एवरीथिंग शुड बी ओपन। एंड ऑक्सीजन के लिए बारे में आप भी बताएं, यस ऑक्सीजन प्रोडक्शन शुरू करना चाहिए, बिकॉज ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कोविड के लिए। बिल्कुल, हम लोग ठीक है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करना चाहिए और करती हुई सरकार दिखाई भी दे रही है, और जाहिर तौर पर जो जरूरत का सामान है वो भी लोगों को उपलब्ध होना चाहिए, जिससे कि जो क्रिटिकल सिचुएशन में मरीज है वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। बहरहाल यहाँ पर ये भी जरूर कहेंगे कि कोविड नियमों का पालन आप करिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था बेहतर रहे, अगर आप चाहते हैं कि बेरोजगारी और ज्यादा ना बढ़े, अगर आप चाहते हैं कि आपके काम धंधे चलते रहें, तो आपको कोरोना नियमों का पालन करना यहाँ पर जरूरी है, ताकि सरकार मजबूर ना हो लॉकडाउन लगाने के लिए। बहरहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इसी के साथ स्पेशल एडिशन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।